उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से एक वीडियो काफ़ी दिन पहले बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। जो प्रिंस उपाध्याय थे, उनका आरोप था कि मेरा ड्राइवर मेरी पत्नी को लेकर फरार हो गया, जो सपना उपाध्याय थी। लेकिन आपको बता दूं, सपना उपाध्याय अभी जब कैमरे के सामने आए, उन्होंने कहा कि जो प्रिंस उपाध्याय थे, जो मेरे पति थे, मुझे बहुत मारते पीटते थे और मैं जॉब करना चाहती थी और जल मिशन में मैं जॉब भी कर रही थी। मेरे ड्राइवर सुभाष यादव थे, जो मुझे लेकर आते जाते रहते थे। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था जिस दिन प्रिंस उपाध्याय मेरे साथ मारपीट नहीं करते थे, झगड़ा नहीं करते थे, कुछ न कुछ हमारे साथ हमेशा विवाद करते रहते थे। आपको बता दूं, सपना उपाध्याय का 31 मई 2022 को प्रिंस उपाध्याय से शादी होती है। कुछ ही समय पति पत्नी का रिश्ता ठीक चलता रहता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद आपसी में विवाद होने लगता है। सपना उपाध्याय का कहना था कि जब मेरी शादी प्रिंस उपाध्याय से होने वाली थी तो मेरा एक शर्त था। वह शर्त यह था कि मेरी शादी हो जाएगी तब पर भी मेरी पढ़ाई लिखाई जारी रहेगी। इन शर्तों को लेकर प्रिंस उपाध्याय के घर वालों ने शर्त मानी थी। यह जिस तरीके से सपना उपाध्याय ने कैमरे में मुझे बताया। और मैं आपको बता दूं, जब शादी हो गई, कुछ समय बीतने लगा, उसके बाद सपना उपाध्याय ने अपने पति से कहा कि मुझे पढ़ाई के लिए मुझे जाना है। तो प्रिंस उपाध्याय ने सीधा विरोध किया कि तुमको पढ़ाई अब नहीं करना है, अब घर पे ही रहना है। इसके बाद सपना उपाध्याय जल मिशन में काम करने लगी। उसके बाद उनका ड्राइवर सुभाष यादव था। सुभाष यादव के बड़े भाई इस दुनिया में अब नहीं है, उनके 4 बच्चे हैं, उनकी एक भाभी हैं। आपको बता दूं, उन्हीं का वो पालन पोषण करते थे। लेकिन यहाँ तक वीडियो में इतना भी आरोप लग गया कि सुभाष यादव 45 साल के हैं, 40 साल के हैं। लेकिन जब मैं सुभाष यादव से बातचीत किया तो सुभाष यादव ने बताया कि उनकी उम्र महज 32 वर्ष है और जो सपना उपाध्याय है उनकी उम्र 24 वर्ष है। आपको बता दूं, अब सपना उपाध्याय सुभाष यादव के साथ शादी कर ली है। अब वो सपना यादव हो गई हैं। सपना यादव सारी आप बीती घटना कैमरे के सामने वो बता रही हैं। और आपको बता दो, जिस तरीके से प्रिंस उपाध्याय का आरोप था कि मेरी पत्नी को बहला फुसला कर सुभाष यादव लेकर फरार हो गया था, अब वही पत्नी अपने पति प्रिंस उपाध्याय के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है। कह रही है मुझे रस्सी से बांध कर मेरे साथ संबंध बनाते थे, बिना मेरे मर्जी का संबंध बनाते थे, मुझे दबाव बनाते थे। मेरी इच्छा अगर मैं उनसे 10 रुपये मांगती थी, वो पैसा नहीं देते थे, कहते थे अपने माँ बाप से मांग लो। तो तमाम तरीके की बातों को लेकर सपना उपाध्याय अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब से सपना उपाध्याय और सुभाष यादव अपने गांव आए हुए हैं, तब से हमारे पत्रकार और मीडिया बंधु जाकर उनसे सवाल और जवाब कर रहे हैं और वो खुल के बता रही हैं। उनका कहना है कि अब मुझसे कोई नाता नहीं है प्रिंस उपाध्याय से, अब तो मैं सपना यादव बन गई हूँ। अब मैं सुभाष यादव की पत्नी हूँ, सुभाष यादव मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन के हमसफ़र हैं। आपको बता दूँ, यह विषय, यह जो घटना है, इस घटना को लेकर क्षेत्र में तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही थी। आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो की आगे की क्या है रिपोर्ट। ऐसे आप देखते रहिए। करके कोई फैसला नहीं सुनाया जाता। नाम क्या है आपका? जी, हमारा नाम सपना यादव है। अच्छा, आप सपना यादव है, हो चुके हैं आप? जी। शादी कब हुई थी आप प्रिंस उपाध्याय के साथ आपकी? 31 मई 2022 में। शुरू से है ये आप और उनके बीच में अनबन थी या फिर कुछ दिनों के बाद? हमारे शुरुआती रिश्ते अच्छे थे, 1 महीने से बहुत ही अच्छे थे। और अच्छे इसलिए थे क्योंकि हम निभाते गए, सुनते गए, करते गए और उनकी सारी जो भी वो पीड़ा देते थे, दर्द देते थे या जो भी हमारे साथ गलत चीज़ें करते थे, हम उसको सहन करते गए। जब नहीं सहन हुआ तो हम मायके जाने की कोशिश किए। मायके जाने के लिए इन लोगों से बहस भी हो जाती थी हमारी, ये लोग जाने नहीं देते। कहते हैं कि एक लड़की जब घर छोड़कर आती है तो सास को ही अपनी माँ मानती है। और ये बात सही है कि सास को अपनी माँ मानकर आती है और एक माँ छोड़ कर आती है। ये बात सही है उनकी कि उनका व्यवहार हमारे लिए अच्छा था। लेकिन जब हमने ये सोचा कि नहीं, अपने परिवार से कहने से पहले, मायके में कोई भी चीज़ कहने से पहले लड़की सोचती है कि नहीं अपने घर पे कहें। अगर कोई एक्शन परिवार नहीं लेता है तो वो अपने परिवार में गुहार लगाती है। तो फिर हमने यही सोचा कि हम जब मायके से लौट कर आए तो हम यही सोचे कि नहीं, एक बार इनकी मम्मा को कहना ज़रूरी है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ करते हैं। एक बार इनकी मम्मी से कह देते हैं, हो सकता है ये इनको समझाएं, इनको डांटें, इनको मारें या कुछ भी करें,
कम से कम इनको समझाएंगी तो हमारा रिश्ता तो बचेगा, वरना 8 लाख लगा करके हम इतने पागल नहीं थे कि छोड़कर चले आए होते। तो हमने यही सोचा कि कुछ करेंगे, लेकिन उनसे भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए हम कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और ना ही आज हमारे पास कोई सबूत था। लेकिन एक सबूत है जो हमारे साथ, जिस पे लोग हमारे इल्ज़ाम लगाए, सुभाष यादव जी को लेकर के हमारे पर इल्ज़ाम लगाया गया था, तो वो भी एक सबूत है। और बाकी जो मेरे साथ हुआ, बाकी मैं यही जानती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं ही बता सकती हूँ, अदरवाइज़ कोई बता नहीं सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आप हिंट दीजिए लोगों को ये पता चले कि पति आपको किस तरीके से आपका शोषण करता था, पति से आप इतना पीड़ित क्यों थी? क्योंकि देखिए, आप लोगों ने भी उन लोग का जब ये इंटरव्यू के लिए गए होंगे तो आप लोगों ने उनको मेंटल डिस्टर्बेंस देखा होगा कि उनके दिमाग में मेंटल डिस्टर्बेंस भी थी। ठीक है, तो फिर अगर वो मेंटल डिस्टर्बेंस में भी थे तब भी मैंने उनको स्वीकार किया कि नहीं चलो ठीक है, कैसे भी किया जाएगा, इनको हैंडल कर लूँगी मैं। ये करते हुए मैं नौकरी पे भी लगी, जल मिशन में काम करती थी मैं। ना ही उन्हें देखा था मैंने शादी से पहले और ना ही मैं उनसे मिली थी कभी। जैसे आजकल की लड़कियां होती हैं, मॉडर्न लड़कियां होती हैं, शॉपिंग, चाय या वगैरह वगैरह पर जाती हैं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं उस समय शहर लखनऊ में थी, पढ़ाई चल रही थी मेरी, मैं अपनी इंटर की परीक्षा देने के लिए गई थी और मेरे पापा यहाँ पर आए थे अपने गांव महिपालपुर में आए थे। दरअसल हमारे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनका आखिरी स्टेज चल रहा था, तो वो चाहते थे कि हमारी तीनों पोतियों में से किसी एक की शादी हो जाए। तो मैं दूसरे नंबर पे हूँ। मेरी जो पहली हैं, बड़ी बहन हैं, उनकी शादी नहीं हुई क्योंकि वो लव मैरिज करना चाह रही हैं, तो वो उनको अपनी लव मैरिज ही करेंगी। अरेंज मैरिज से मेरे पूरे घर की ख़ानदान की लड़कियाँ डर गई कि नहीं, अरेंज मैरिज में जब इस तरह से हो जाता है, जैसे हमारे पापा के साथ भी इन लोगों ने धोखा किया, लड़का आया बस आकर के पैर छू करके चला गया। तो इस तरह से लड़के का क्या बर्ताव, फिर उन लोगों ने दोबारा आने नहीं दिया, ना ही बातचीत करने दिया। इस तरीके से हमारे पापा भी दूर थे, फिर कभी मुलाकात नहीं हुई और वो कह रहे थे कि उन्हें चेन्नई के लिए तुरंत ही निकलना है। तो बस 5 मिनट में आए, पैर धरे चले गए और वहीं पर पापा हमारे इनका ये संस्कार देख करके शादी तय करके चले आए। उसके बाद फिर यहाँ महिपालपुर में आकर के उन्होंने बरच्छा करवाया। बरच्छा करने के बाद मुझे बरच्छा के दिन पता चल रहा था कि मेरा बरच्छा हुआ है, फिर भी मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। कोई बात नहीं, माँ बाप हैं, माँ बाप कभी कोई गलत तो चीज़ें नहीं सोचते, लेकिन जब माँ बाप के साथ ही धोखा हो जाए तो बच्चों के साथ की कोई बात नहीं। तो जब आपको पहले महीने में पता चला तो आपने क्यों इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, क्यों नहीं आपने बताया? बल्कि मैं तो जिससे भी बात करती थी, यहाँ तक कि मैं शहर की रहने वाली लड़की हूँ और मैं बैठती नहीं थी। दरअसल मुझे कमाने का भी शौक था क्योंकि मुझे अपनी बीए से लेकर के एमएससी पढ़ाई पूरी करनी थी, एमए पढ़ाई मुझे पूरी करनी थी, जिसके लिए इन लोगों ने मना कर दिया। शादी से पहले तो ये लोग तैयार थे और पूरी बातचीत हमारी हुई थी। हमने यही कंडीशन रखी थी कि हम शादी उसी शर्त पर करेंगे अगर आप लोग हमें पढ़ाएंगे और हमें जॉब करवाएंगे। तो इन लोगों ने कहा ठीक है, हम इस पर तैयार हैं, हमारे घर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर मैं शादी के लिए तैयार हो गई कि ठीक है, फिर मुझे भी कोई पाबंदी नहीं है, जब आप लोग तैयार हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तैयार हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई के लिए कहा तो इन लोगों का लुक मुझे कुछ अलग सा दिखाई देने लगा। इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करवा सकता और नहीं करवाएंगे, मेरे घर की लड़कियाँ नहीं पढ़ती। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो आप लोगों ने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं सोच कर शादी करती आपसे, नहीं करती शादी। इस तरह मैंने आपको मेंटल डिस्टर्बिंग से भी किया। और रही आपके व्यवहार की बात या दुष्कर्म की बात, तो ये बात सही है कि आपने हमारे साथ किया नहीं, बेशक इसका सबूत हमारे पास नहीं है क्योंकि हम जितना भी सबूत रखते थे आपने ख़त्म कर दिया। और रही भी ऊपर चिढ़ जाना, हम पर हाथ उठाना, मारना, बांधना, ये सारी चीज़ें वो हमारे साथ करते थे। यहाँ तक कि गाड़ी में भी हमारे साथ रोज़ाना लड़ाई करते थे। ऐसी कोई दिन नहीं था जिस दिन वो हमसे लड़ते नहीं थे। या 10 रुपये की अगर मैं बात करूँ, मेरी नौकरी करने का देखिए मेन रीज़न यही था कि मैं अगर 10 रुपये भी इनसे मांगती थी तो ये कहते थे जो अपने बाप से मांगो। क्यों मैं 10 रुपये जाऊँ अपने बाप से मांगूँ? तो शादी मैं क्यों करी हूँ आपसे? किस लिए किया है मैंने आपसे शादी? आप लोग का चेहरा देखने के लिए किया है, ऐसे नहीं किया है। तब मेरी ज़रूरतें जब नहीं पूरी हो रही थी तो मैंने सोचा मैं नौकरी करूँगी और अपने पति को भी उसमें ढाल ले जाऊँगी, अपने तरीके से उन्हें ढाल ले जाऊँगी। या तो उनके जैसा बनना पड़ जाएगा या तो उनको अपने जैसा बनाना पड़ जाएगा, यही दो होता भी है। तो मैंने सोचा ठीक है, कुछ मैं ढलती हूँ, कुछ इनको अपने में ढाल लेती हूँ। लेकिन अब नहीं समझ में आता कि बाहरी लोगों की बातें सुनकर या घर वालों की बातें सुनकर क्या करते थे क्या नहीं, ये मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन इतना जानती हूँ कि मेरे साथ ये अक्सर ऐसा व्यवहार क्यों करते थे हम भी नहीं जानते। और रही घूमने की बात, जो प्रिंस उपाध्याय जी ने कहा है, तो घूमते समय बता दूं, अगर कोई पत्नी को कोई पति ये कह दे कि मैं उसे नहीं जानता लाखों करोड़ों की भीड़ में, तो आप क्या करना चाहेंगे? या हम पूछें दूसरी लड़की क्या करेगी अगर कोई कह देता है कि हम नहीं जानते इनको? और प्रिंस उपाध्याय बिना टिकट के चलते हैं हर जगह, बिना टिकट के चलते हैं। और जब टीटी आता है तो बाथरूम में घुसने की सलाह दे देते हैं कि आप बाथरूम में घुस जाइए, फिर टीटी आकर वापस हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने नहीं किया और टीटी ने पकड़ लिया तो उन्हें बाथरूम से निकाल लाया। तो कहने लगी मैं नहीं जानता ये कौन है। उस वक्त तो मेरा यही मन कर रहा था कि नहीं, मैं इस वक्त ट्रेन से कूद जाऊँ, लेकिन फ़िलहाल अपने माँ बाप का चेहरा देखते हुए, इतना उन्होंने लगाया ये जानते हुए, करते हुए मैं इनको सहन करती गई।